हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल हम देखने वाले हैं। इंडिया ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया इस बार की चेस ओलंपियाड में और हमने मेंस और विमेंस दोनों में गोल्ड जीता है, तो उस पर आज एडिटोरियल है तो वो देखेंगे। उससे पहले 10 बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स देखेंगे और उसके साथ एक क्लोज टेस्ट है और अंत में एक पैरा जंबल आपके लिए है जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास पहला वर्ड कौन सा है? द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल्ड ये एक्चुअली वर्ब है। स्नोबॉल जैसे बनता है ना, उसी की एक्शन को, यानी उससे जो एक्शन तैयार होती है उसको स्नोबॉल्ड कहा गया है। तो वर्ब की तरह स्नोबॉल्ड यूज किया गया। स्नोबॉल का मतलब क्या था? स्नोबॉल यानी क्या? बर्फ का गोला। अब बर्फ का गोला जब धीरे धीरे लुढ़कते हुए जाएगा तो वो बड़ा होता जाता है ना। जब वो नीचे नीचे लुढ़कता जाएगा तो वो बड़ा होता जाएगा, यानी पहले छोटा सा होगा और फिर बहुत विकराल रूप ले लेगा, है ना। बहुत विकराल ऐसा रूप ले लेगा। तो ऐसी कोई चीज जो धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत बड़ी हो जाती है, उसे, उस प्रोसेस को हम लोग स्नोबॉल्ड कहते हैं। यानी हम हिंदी में जैसे कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनना। तो बात थी छोटी सी, बतंगड़ बन गई, तो इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में स्नोबॉल्ड कहेंगे, है ना। एक छोटा सा मुद्दा था लेकिन अब ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो कैसे हुआ? तो मुद्दे का, छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा इशू हो गया, मतलब स्नोबॉल्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? देखो सेंटेंस, द स्मॉल आर्गुमेंट क्विकली स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। एक छोटी सी आर्गुमेंट थी, है ना, थोड़ी सी बात चल रही थी, आर्गुमेंट चल रही थी, फिर वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी मतलब स्नोबॉल हो गया। छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाना। तो मीनिंग क्या होगा इसका? टू इंक्रीज और बिकम लार्जर और मोर इंटेंस एट एन एक्सेलरेटिंग रेट। बहुत जल्दी ही किसी चीज का, छोटी सी चीज का बहुत बड़ा इशू बन जाना, बात का बतंगड़ बनना। दैट इज द फ्रेज दैट वी हैव इन हिंदी फॉर इट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एस्केलेटेड, एस्केलेट होना मतलब, वो भी वर्ड आया था कुछ दिन पहले। एस्केलेट होना मतलब छोटी सी चीज का एकदम कोई बहुत बड़ा इशू बन जाना। इंटेंसिफाई होना, है ना, किसी की तीव्रता में, कोई किसी की तीव्रता बढ़ जाना एकदम, दैट इज इंटेंसिटी बढ़ना। सर्ज होना, सर्ज होना मतलब बढ़ना या ग्रो होना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कम होना किसी चीज में, यानी डिक्रीज होना या डिमिनिश होना। बड़े का छोटा होना मतलब डिमिनिश होना। सबसाइडेड, सबसाइड होना, सबसाइड का मतलब भी होता है कम होना, है ना। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है तो द वाटर हैज सबसाइडेड, पानी कम हो गया है। या लेसन, है ना, लेसन मतलब लेस होते जाना। समझ गए? स्नोबॉल का मतलब किसी चीज का, छोटी सी चीज का बहुत बड़ा बन जाना, विकराल रूप ले लेना, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल्ड। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैविएट्स। कैविएट, कैविएट का मतलब होता है चेतावनी या बहुत बार शर्त, है ना। शर्त के तौर पे अगर कुछ रखा जाए या चेतावनी की तरह दिया जाए कि देखो, अगर, यानी यानी वो ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें करना तो है पर उसके लिए एक शर्त है। देखो मिलेंगे हम तुमसे लेकिन 8 बजे आना पड़ेगा सुबह। तो लेकिन 8 बजे आना पड़ेगा, ये कैविएट हो गया कि देखो ये समय पे ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसमें जनरली कहानी नहीं करने की होती है, पर शर्त है, ये शर्त मानोगे तो वो बात होगी, तो उस शर्त को हम कैविएट कहते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, ही एग्रीड टू द प्लान, उसने प्लान के लिए हाँ कहा, एग्री हो गई, बट विथ सेवरल कैविएट्स रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन उसकी बहुत सारी शर्तें थी इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले। तो किसी एक्शन की होने के लिए जब कोई शर्त रखी जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैविएट। आइदर इट इज अ वार्निंग और अ क्या कहते हैं उसको, और अ प्रोविजन और अ कंसिडरेशन, ऐसी चीज को हम लोग कैविएट कहते हैं। देखो मीनिंग क्या होगा इसका? अ वार्निंग और अ कंडीशन और अ लिमिटेशन, है ना। कोई एक वार्निंग दे दी, कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन होगी तो हम करेंगे, या कोई लिमिटेशन दे दी उसके लिए, तो दैट इज कैविएट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? वार्निंग, कंडीशंस, ये तो देखा ही है हमने यहाँ पे भी, है ना। और या फिर कॉशन, ना, एक कॉशन थ्रो कर दिया, हैज थ्रोन अ कॉशन टू द विंड, तो एक कॉशन दे दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो करेंगे। एंटोनिम्स, नहीं तो नहीं करेंगे, ये कॉशन देना हो गया, है ना, चेतावनी देना कि देखो अगर 8 बजे नहीं आए ना तो हम नहीं मिलेंगे,
तो दैट इज बोल दिया, कॉशन दे दिया कि देखो भाई चेतावनी है, 8 बजे आना है बराबर। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनकरेजमेंट करना। अब देखो इनकरेजमेंट या अप्रूवल, इसमें चीजों को पुश किया जाता है कि नहीं ठीक है करेंगे, 8 बजे नहीं हो रहा है 9 बजे मिल लेंगे, 9 बजे नहीं हो रहा है 10 बजे मिल लेंगे, दैट इज इनकरेजमेंट या अप्रूवल कि देखो मिलना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैविएट में क्या होता है? नहीं मिलना इज मोर इंपॉर्टेंट, पर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ही वो काम आगे बढ़ेगा, वो कंडीशन को कैविएट कहेंगे। समझ गया मतलब? कैविएट का मतलब शर्त या चेतावनी। ठीक, क्लियर? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्विंज। ट्विंज, ट्विंज का मतलब होता है पेन। अगर कोई ऐसी चिमटी काट ले कहीं पे तो वो जो थोड़ा सा पेन होता है, पेन थोड़ा सा है, बहुत वो एक ही जगह पे है। ऐसे चिमटी काटने से पूरा बॉडी में पेन होता है क्या? नहीं। तो छोटा सा जो पेन है उसके हम कहते हैं ट्विंज होना। थोड़ा सा पेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड ट्विंज, है ना? ऐसी सुई लग गई यहाँ पे तो जो पेन होगा दैट इज ट्विंज। ही फेल्ट, देखो ही फेल्ट अ ट्विंज ऑफ गिल्ट आफ्टर लाइंग टू हिज फ्रेंड। ने अपने दोस्त से झूठ बोला तो उसको गिल्टी फील हुआ। वो गिल्ट का जो पेन था वो थोड़ा सा पेन था। ये देखो ये फिजिकल पेन नहीं है, इसको जो हुआ वो गिल्ट का पेन है, दैट इज एन इमोशनल पेन कि अरे यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दैट इज अ ट्विंज, थोड़ी देर के लिए लगा बस। मीनिंग क्या होगा इसका? अ सडन शार्प लोकलाइज्ड पेन, है ना? सडन पेन होने वाला है, शार्प होता है या लोकलाइज होता है। मेंटल और इमोशनल पैंग, मेंटल और इमोशनल पैंग। पैंग का मतलब भी एकदम सडन होने वाला पेन है, अचानक से जो पेन होता है ना उसे पैंग कहते हैं। ठीक है, पेन पेन ही है बट सडनली हुआ तो वो पैंग होता है। ठीक है, देखो तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक तो पैंग है, अभी देखा हमने, ये सडन वाला पेन है। ठीक है, सडन पेन, पैन मतलब सडन पेन। पेन तो आपको मालूम है ना? कोई चीज दुखना या एक, एक मतलब भी दुखना, जो दर्द होना। क्या हेडेक कहते हैं ना हम लोग, हेडेक। तो हेडेक में एक होता है, हेड में दर्द हो रहा है, सर दर्द, दैट इज हेड एक। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कंफर्ट, कोई दर्द नहीं है, मस्त शांति भूसा जीवन चल रहा है, बढ़िया सा, कोई दर्द नहीं। ईज या रिलीफ, छुटकारा, पहले दर्द था अब छुटकारा है। ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गए। ट्विंज समझ गया? फिर ट्विंज इज छोटा सा एक जगह पे होने वाला दर्द इज कॉल्ड ट्विंज, सडन होने वाला। चलो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट, स्नफ्ड आउट इज अ फ्रेज। ठीक है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं हम इसको। स्नफ्ड आउट, स्नफ्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना या बंद कर देना। तो बंद करना या बुझाना इज कॉल्ड स्नफ्ड आउट। देखो सेंटेंस, द कैंडल वॉज स्नफ्ड आउट बाय द गस्ट ऑफ विंड, है ना? हवा का झोंका, गस्ट का मतलब होता है झोंका, तो एक हवा का झोंका है और कैंडल सडनली बंद हो गई। तो सडनली अगर कोई चीज बुझ जाती है या बंद हो जाती है तो उसे स्नफ्ड आउट कहते हैं, सडनली बंद होना। ठीक है, देखो ट्विंज में भी सडनली होना था और स्नफ्ड आउट में भी सडनली होना है, एकदम से। टू एक्सटिंग्विश और पुट एन एंड टू समथिंग एब्रप्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रप्टली, अचानक से। तो अचानक से कोई चीज बंद होती है या बुझ जाती है तो उसे स्नफ्ड आउट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझा देना, डाउज्ड, डाउज्ड का मतलब भी बुझाना ही है ना? आग लगी है उसे डाउज कर दिया। या एंड करना, एंड करना मतलब खत्म कर देना, सिंपल। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्सटिंग्विश का एंटोनिम क्या होगा? इग्नाइटेड, आग लगाना, किंडल्ड, है ना? या इनिशिएटेड, शुरू कर देना। समझ गए? किंडल करना, शुरू कर देना, इनिशिएट करना, शुरू करना, इग्नाइट करना, आग शुरू कर देना, आग लगाना। क्लियर? तो स्नफ्ड आउट समझ गया? स्नफ्ड आउट का मतलब क्या होता है? अचानक से बुझा देना या बंद कर देना। ठीक है, आग के केस में रहा तो बुझा देना, बाकी किसी केस में रहा, किसी एक्शन के बारे में बोला गया कि एक्शन स्नफ्ड आउट हो गई, स्नफ्ड आउट कर दी गई, तो अचानक से वो एक्शन को बंद कर दिया गया। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टिमुल्टस। ये वर्ड इससे पहले भी आया है, टिमुल्टस। टिमुल्टस का मतलब होता है उथल पुथल होना, बहुत गड़बड़ होना किसी चीज ना, स्थिरता नहीं है, बहुत गड़बड़ है, शोर है या उथल पुथल है चीजों में, दैट इज कॉल्ड टिमुल्टस। टर्ब्यूलेंट एक अच्छा वर्ड है, उसी से मिलता जुलता, टर्ब्यूलेंट, टिमुल्टस। ठीक है, देखो सेंटेंस, द क्राउड गेव अ टिमुल्टस रिस्पॉन्स
टू द स्पीकर्स अनाउंसमेंट। स्पीकर ने कुछ तो भी अनाउंस किया और जो क्राउड सामने बैठा था उसने एकदम केओस करना शुरू कर दिया, यानी गड़बड़ करना शुरू कर दी, उथल पुथल हो गई, इधर उधर लोग चिल्लाने लगे। दैट इज कॉल्ड केओटिक मूवमेंट, केओटिक सिचुएशन या टिमुल्टस सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा फिर? मेकिंग अ लाउड कंफ्यूज्ड नॉइस, डिसऑर्डरली या टर्ब्यूलेंट। ये टर्ब्यूलेंट तो जोर जोर से चिल्लाना, नॉइज करना, ये तो होता ही है। सिवाय चीजें भी ऊपर नीचे अगर होती है तो उसे हम उथल पुथल कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिमुल्टस और टर्ब्यूलेंट। डिसऑर्डरली, ऑर्डर में नहीं होना कोई भी चीज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? टर्ब्यूलेंट, केओटिक। केओस का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना, शोर होना बहुत, दैट इज कॉल्ड केओस। या नॉइजी, नॉइज तो आपको पता ही है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? शांति, सब ऑर्डर में होना चीज, ऑर्डरली, पीसफुल या काम, काम पीसफुल या ऑर्डरली, दीज आर दी एंटोनिम्स। तो टिमुल्टस समझ गया वर्ड क्या होता है? उथल पुथल होना चीजों में या बहुत शोर शराबा होना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लूम्ड। लूम्ड, लूम का मतलब क्या होता है? लूम्ड आपने सुना होगा, क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर लूमिंग। क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे हैं ना, तो मंडराना इज लूमिंग ना। कोई चीज ऐसी हॉवर कर रही है, आपके ऊपर घूम रही है, जिससे आपको डर लग रहा है ना, तो डर लगने वाली चीज जब कोई मंडराती है तो उसे लूम कहना हम लोग कहते हैं। देखो सेंटेंस, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, लूम्ड ओवर दी निगोशिएशंस। कोई निगोशिएशंस चल रहे थे और उसमें अनिश्चितता, यानी ऐसा लग रहा था, उसका डर था कि ये निगोशिएशंस पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अनसर्टेनिटी वाज लूमिंग ओवर, और लूम के साथ जनरली ओवर होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो लूम ओवर मतलब मंडराना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू अपीयर एज अ लार्ज इनडिस्टिंक्ट और थ्रेटनिंग शेप, टू अप्रोच इन अ वरिंग वे। ऐसी कोई बड़ी चीज जो आपके ऊपर मंडरा रही है, जिससे डर लगे, दैट इज लूमिंग। तो मंडराना इज लूमिंग, सिंपल याद रखो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? अप्रोच्ड यानी कोई चीज आपके तरफ आना, या हॉवर होना। हॉवर होना मतलब ऊपर ही ऊपर मंडराना। थ्रेटन जिससे डर लगना, थ्रेटन मतलब जिससे धमकी देना, इज कॉल्ड थ्रेटन करना। आपको थ्रेटन्ड फील होना मतलब धमकी से आपको डर लगना, थ्रेटन, डर लगना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिसीडेड, रिसीडेड का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, बहुत बार अगर पानी आपके एरिया में आ गया, धीरे धीरे पानी कम होते जाता है, तो क्या कहते हैं? द वाटर इज रिसीडिंग। रिसीडिंग का मतलब पानी पीछे हट रहा है। विड्रू, विड्रू मतलब पीछे ले लेना, है ना, अपना वो पीछे लेना ना को, दैट इज विड्रू, विड्रॉ कर देना। डिसअपियर यानी बादल मंडरा रहे थे, गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो लूम का मतलब क्या होगा? मंडराना। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो कि द क्लाउड्स आर लूमिंग, है ना, डार्क क्लाउड्स आर लूमिंग ओवर माय हाउस, यानी घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। ठीक, चलो प्रैक्टिकली भी हो सकता है ऐसा। चलो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्विंटेसेंशियल। ये भी वर्ड इससे पहले आ चुका है, रिवीजन भी हो जाती है अगर नए वर्ड्स आते हैं तो, इसलिए लाता हूँ। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या? क्विंटेसेंशियल मतलब होता है किसी भी चीज का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, एकदम कि यानी इसको देख लो तो आपको ये चीज का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो द परफेक्ट एग्जाम्पल इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, है ना। ये एक सेंटेंस देखो, ही इज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन। क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन अगर आपको देखना है तो इसको देख लो, बस ये ही परिभाषा है जेंटलमैन की। इसको देख लो तो जेंटलमैन क्या होता है आपको पता लग जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक जेंटलमैन क्रिकेटर अगर आपको देखना है तो राहुल द्रविड़ को देख लो, बस उसका बिहेवियर जो है वो एक जेंटलमैन क्रिकेटर का बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल। ऑलवेज पोलाइट एंड वेल मैनर्ड, और पोलाइट और वेल मैनर्ड है। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज को अगर दर्शाना है तो उसका एग्जाम्पल देना, तो परफेक्ट एग्जाम्पल जो होगा उसको हम क्विंटेसेंशियल कहेंगे, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी, समझ गए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? आइडियल, आइडियल
सिचुएशन है एकदम, हम कहते हैं ना बहुत आइडियल सिचुएशन है, यही इज एन आइडियल एग्जाम्पल, वैसा ही क्विंटेसेंशियल जैसे, परफेक्ट या एग्जेम्पलरी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अटिपिकल, जो बिल्कुल वैसा नहीं है, पूरा अलग है। फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब जिसमें बहुत सारी गलतियां है, बहुत सारी नहीं, गलती है, किसी भी चीज में गलती होना मतलब फ्लॉ होना, और जो चीज गलत है उसको हम फ्लॉड कहेंगे। या सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है एक कि बस ये स्टैंडर्ड है, ये द बेस्ट स्टैंडर्ड, यानी ये एग्जैक्टली वैसा ही है। सब स्टैंडर्ड मतलब जिसकी क्वालिटी उतनी नहीं है, ठीक, समझ गए? तो ये दूर के रिलेशंस में है, ऐसा समझ लो इसके। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज, आइडियल एग्जाम्पल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब होता है पायदान। हम किसी को ऊंचे पायदान पे रखते हैं, मतलब ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं, तो हम उसका मतलब क्या होता है? ऊंचे पायदान पे रखा है मतलब हम उनको उतना मान सम्मान दे रहे हैं, है ना, हम उनको मानते हैं। ऊंचे पायदान पे रखना मतलब हम किसी को मानेंगे तो उनको ऊंचे पायदान पे रखेंगे। तो लिटरली क्या पायदान होता है कि जिस पे रखते हैं? नहीं, उसका मतलब उनको ऊपर रखते हैं, हमसे ऊपर समझते हैं, ठीक। देखो, ही पुट हर मेंटर, उनके जो मेंटर थे उनको वो ऑन अ पेडेस्टल, है ना, ही पुट हर मेंटर ऑन अ पेडेस्टल, पेडेस्टल यानी ऊंचे पायदान पे उनको रखती थी वो। एडमायरिंग एवरीथिंग ही डिड, उनके जो मेंटर करते थे उस हर चीज को वो एडमायर करती थी, मान देती थी, मानती थी, सम्मान करती थी उस चीज का, और इसलिए उसे ऊंचे पायदान पे वो रखती थी, ठीक, समझ गया? तो पेडेस्टल का मतलब पायदान, ऊंचे पायदान पे रखना। प्रैक्टिकली किसी को ऊंचे पायदान पे नहीं रखा जाता, ये क्या कहते हैं, ये बोलने का बस एक तरीका है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होता, ये बोलने का तरीका है। अ बेस और अ सपोर्ट मतलब पायदान विच समथिंग और समवन इज प्लेस्ड, किसी को रखा जाए, ऑन विच समथिंग और समवन इज प्लेस्ड, यूज्ड फिगरेटिवली टू डिस्क्राइब समवन हाईली एडमायर्ड, है ना, ये फिगरेटिवली यानी किसी व्यक्ति को अगर आप मानते हो तो उसे दर्शाने के लिए ये यूज होता है बस, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब नहीं होता कि किसी को मानते हो तो बस उसे उठा के ऊपर रख दिया, यू कांट डू दैट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? अब ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ड के सिनोनिम्स है, बेस, स्टैंड या प्लेटफॉर्म, ये प्रैक्टिकल, लेकिन उसका फिगरेटिव एग्जाम्पल नहीं है ये। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ग्राउंड, फ्लोर या प्लेन, नीचे की जगह, दैट इज अपोजिट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल समझ गया, पायदान, ऊपर का पायदान। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रॉनिकल्ड। क्रॉनिकल्ड है यहाँ पे, तो क्रॉनिकल्स का वर्ब फॉर्म है। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, पहले अगर वो समझ गया तो क्रॉनिकल्ड समझेगा। क्रॉनिकल का मतलब आपने सुना होगा ना, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, सुना है, मूवी का नाम था द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। तो क्रॉनिकल का बेसिकली मतलब होता है कहानी, कथा, दंत कथा, माइथोलॉजी, उसको क्रॉनिकल्स कहते हैं ना। तो क्रॉनिकल का मतलब होता है कहानी। अब ही क्रॉनिकल्ड मतलब कहानी लिखना या किसी चीज का वर्णन करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल्ड, ठीक है। किसी भी चीज का वर्णन अगर आप कर रहे हो तो उसे क्रॉनिकल किया गया है ऐसा लिखेंगे, मतलब क्रॉनिकल्ड हो गया वो वर्ब फॉर्म। देखो सेंटेंस, द ऑथर क्रॉनिकल्ड द इवेंट्स ऑफ हिज ट्रेवल्स इन अ फैसिनेटिंग बुक। क्या किया ऑथर ने? जो ट्रैवल के वक्त इवेंट्स हुए उसको एक फैसिनेटिंग बुक में क्रॉनिकल किया। क्रॉनिकल किया मतलब उन सारे इवेंट्स का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया, ठीक है। तो वर्णन करना मतलब क्रॉनिकल करना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू रिकॉर्ड इवेंट्स इन अ फैक्चुअल एंड डिटेल्ड वे, दर्ज कराना भी हो सकता है, दर्ज कराना या वर्णन करना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल, टू राइट समथिंग। या सिनोनिम्स क्या होंगे? डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना या रजिस्टर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इग्नोर कर देना, नहीं लिखना भाई, घूम के आ गए बस लिखेंगे कुछ नहीं, इग्नोर कर देना, या किसी चीज को ओमिट कर देना, लिखते लिखते किसी चीज को छोड़ दिया, या मिटा देना किसी चीज को, इरेज कर देना, ठीक है। क्रॉनिकल समझ गया? क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? वर्णन करना किसी का, ठीक है, वर्ब फॉर्म है। और क्रॉनिकल का मीनिंग क्या होगा? अगर इसमें से डी निकाल दो तो फिर क्या बचेगा उसका? कथा, कहानी, है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल। चले अगले वर्ड पे,
और फिर क्रॉनिक का भी मतलब होता है ना, क्रॉनिक, ये भी वर्ड हमने देखा है, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग, है ना, ये भी वर्ड हमने ऑलरेडी देखा है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग अगर होगा तो उसे क्रॉनिक कहेंगे, क्रॉनिक डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड फॉर टुडे वी हैव इज लैंडयार्ड। लैंडयार्ड, लैंडयार्ड का मतलब क्या होता है, लैंडयार्ड पता है क्या होता है? लैंडयार्ड यानी हम जो आई कार्ड पहनते हैं ना, या कोई भी चीज जो ऐसे लटका के रखिए तो उसका जो पट्टा होता है ना, वो उस पट्टे को, या वो जो रस्सी होती है जो गले में लटकी हुई रस्सी या पट्टा, दैट इज कॉल्ड लैंडयार्ड। तो इसका एंटोनिम तो कोई होगा नहीं क्योंकि ये चीज का नाम है, ठीक है, लैंडयार्ड। तो गले में आई कार्ड जिससे लटका होता है उस पट्टी को हम लोग लैंडयार्ड कहते हैं, सिंपल। बहुत सिंपल सा वर्ड है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं ले लिया। He wore his work ID on a lanyard around his neck। वो जो पट्टी है दैट इज कॉल्ड लैंडयार्ड, सिंपल है ना। अ कॉर्ड worn around the neck to carry an item such as a key, चाबी लटकाने के लिए, या विसल लटकाने के लिए, कमर में विसल लटकी होती है उसके लिए, या आईडी कार्ड लटकाने के लिए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कॉर्ड, रोप या स्ट्रैप। ठीक है, स्ट्रैप मतलब भी पट्टी, कोई पट्टी, पट्टा, रस्सी जो भी लटकी हो गले से, कमर से, दैट इज कॉल्ड लैंडयार्ड। क्लियर, सिंपल सा वर्ड है। चलो, अब क्या करना है आपको, एक क्लोज टेस्ट है आपके लिए, उस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो अब इसके आंसर्स कहाँ डालना है आपको, कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक, अब ये है आपके सामने एडिटोरियल, मस्त एडिटोरियल एकदम। एक तो बहुत सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा। ठीक, देखो बोल्ड में कुछ खास दिख नहीं रहा है आपको, तो पढ़ लो फिर इसको डिस्कस करेंगे, गो थ्रू इट। हाँ, चलो, ठीक है, पढ़ लिया, सिंपल है ना।
हाँ, तो क्या दिया है, ट्रायम्फ स्क्वेयर्ड। ट्रायम्फ मतलब जीत, सॉरी, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत। तो ये स्क्वायर कर लिया गया ऑन इंडिया चेस डबल विन इन बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगेरी का कैपिटल है जहां पे चेस ओलंपियाड हुआ था। वहां पे हमने डबल गोल्ड जीता है, यानी मेंस टीम ने भी गोल्ड जीता, विमेन्स टीम ने भी जीता। तो उस पे एडिटोरियल है, इंडियाज डबल गोल्ड एट द चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी फीट, ओनली 2 अदर कंट्रीज कुड डू इट इन हिस्ट्री। इससे पहले सिर्फ 2 ही कंट्रीज ने किया है। इट केम एज नो सरप्राइज टू द सीरियस फॉलोअर्स ऑफ द गेम। तो यानी ये जो सीरियसली हमारे चेस को फॉलो करते हैं उनके लिए ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है, पर जो फॉलो नहीं करते उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग और बड़ी चीज है। द इंडियन विमेन बिगैन एज द फर्स्ट सीड, द मेन एज द सेकेंड इन द माइंड स्पोर्ट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टीम इवेंट। दिमाग से खेले जाने वाला जो स्पोर्ट है चेस, उसमें सबसे बड़ा जो टीम इवेंट है उसमें विमेन्स टीम को फर्स्ट सीड मिली थी। अब ये सीड क्या होता है, सीड मतलब वो बीज नहीं है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट सीड, सेकंड सीड, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, ये टेनिस में, बैडमिंटन में, बहुत से स्पोर्ट्स में होता है, क्या होता है, बहुत सारी कंट्री से प्लेयर्स आ रहे होते हैं, है ना। तो बहुत सारी कंट्री से आने के बाद बहुत सारे उसमें बहुत ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत ही टॉप क्वालिटी के होते हैं। अगर टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स में पहले ही राउंड में अगर मैच हो गई तो क्या होगा, टॉप क्वालिटी का प्लेयर पहली मैच में बाहर हो जाएगा, फिर कंपटीशन रहेगी नहीं दूसरी साइड से। इसलिए बहुत बार क्या होता है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको टॉप की रैंकिंग्स दी जाती है कि किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो उस रैंकिंग को सीड कहते हैं। ठीक है, जब एक प्लेयर फर्स्ट सीडेड है या सेकंड सीडेड है, इसका मतलब दे आर ऑलरेडी टॉप, है ना। तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है फिर, है ना। टॉप सीड को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा और फिर यानी मतलब सेमीफाइनल और फाइनल्स में उनकी टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सीड, सेकंड सीड। ठीक है, तो ये सबसे प्रेस्टिजियस टीम इवेंट होता है चेस ओलंपियाड, ठीक, फॉर विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज फ्लू डाउन टू द हंगेरियन कैपिटल। देखो हंगेरी का कैपिटल कौन सा, बुडापेस्ट। यहाँ पे दुनिया की सारी कंट्रीज में से लोग आए थे। While the women's campaign suffered a couple of setbacks towards the end, the men were absolutely dominant right through. जो पूरी टूर्नामेंट हुई उसमें जो विमेंस की टीम है इनको एक सेटबैक लगा, पोलैंड से ये हार गए, नहीं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। पर मेंस की जो टीम थी वो तो यानी टॉप क्लास थी, एकदम डोमिनेंट पूरा। एक ही ड्रॉ हुआ मेंस टीम का, वो भी उज्बेकिस्तान से, बस। द मेन वेयर सो गुड, इतने अच्छे थे, दैट दे स्कोर्ड 4 पॉइंट्स मोर देन देयर नियरेस्ट राइवल द टॉप सीडेड यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार इंडिया को सेकंड सीड दी गई थी, तो टॉप सीड कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स था। उनकी रैंकिंग इंडिया से ज़्यादा थी, पर फिर भी इंडिया की टीम ने जो परफॉर्मेंस किया उसमें जनरली इसमें 0.5 मार्क्स का डिफरेंट, 0.5 का या 1 पॉइंट का इतना डिफरेंस होता है, पर हम 4 पॉइंट से ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आया तो हम उनसे 4 पॉइंट से ज़्यादा है ना इंडियन टीम। What stood out is the fact that India's twin triumph was fashioned by a bunch of youngsters belonging to the golden generation of the Indian chess. इंडियन चेस का अभी ऐसा कहा जा रहा है, इंडियन चेस अपने गोल्डन जनरेशन से गुजर रही है ना, गोल्डन टाइम से, कि अब यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसे स्टार्स है चेस में जो अभी बिल्कुल 18 से यानी 15 से 25 के एज ग्रुप में ही है, यानी ये लोग आराम से कम 20 साल तो और खेलेंगे ना। तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है इंडियन चेस। और ये पूरा जो टूर्नामेंट में ये जो टूर्नामेंट जीता, इसमें सब लोग 18 से 23 साल की एज ग्रुप में थे, है ना, बहुत यंग लोगों ने ये टूर्नामेंट जीता है। दैट शुड बी अ वरीइंग थॉट फॉर इंडियाज अपोनेंट्स on the chessboard, as these champions can only get better and will be playing at the Olympiad and other global competitions for another decade or 2. है ना, हमारे जो अपोनेंट्स है, जो अपोजिशन में रहने वाली टीम्स है, इनके लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि इसमें इंडिया के ऐसे प्लेयर्स थे जो कम से कम और 1 दशक 2 दशक तो खेलेंगे। इतना ही नहीं, अभी तो ये सिर्फ 18-20 साल के बच्चे हैं,
बच्चे नहीं है एक्चुअली, इतनी बड़ी टूर्नामेंट जीत लिया है, 18-20 साल की है, पर ये जितने और बड़े होंगे उतना इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ये और अच्छे प्लेयर्स बनते जाएंगे। तो अभी अगर ये गोल्ड जीत रहे हैं 18-20 साल में, तो सोचो ये 30-35 में क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिसाइड्स द टीम गोल्ड्स, टीम के तो गोल्ड्स मिले ही, इसके अलावा इंडिया ऑल्सो वॉन द इंडिविजुअल गोल्ड्स थ्रू डी गुकेश। ये सिर्फ 18 साल के हैं, है ना, डी गुकेश। अगर आपने वो ट्रॉफी ले जाने वाली सेरेमनी देखी होगी तो डी गुकेश एक साइड से ट्रॉफी लेके आ रहे थे, डी गुकेश हो गए। अर्जुन एरिगेसी हो गए जो 21 साल के सिर्फ, उन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता। दिव्या देशमुख सिर्फ 18 साल की है, इन्होंने गोल्ड जीता। और वंतिका अग्रवाल जो सिर्फ 21 साल की है, इन्होंने भी गोल्ड जीता, इंडिविजुअल गोल्ड जीते इन्होंने। ठीक, बहुत सिंपल सा पैरा है। चलो नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट क्विकली, पढ़ो इसको। चलो पढ़ लिया, गुड। हाँ, क्या दिया है अभी इस पार्ट में? The Indian teams also included Chennai's grandmaster siblings R. Pragananda and R. Vaishali, 23 और 19 ईयर्स के, ये दो लोग 19 और 23 ईयर्स के रिस्पेक्टिवली। तो इंडियन टीम में और कौन थे? ये चार लोग तो अभी हमने देखे, है ना। इनके अलावा कौन थे? आर प्रगनंदा और आर वैशाली, ये दोनों भाई बहन जो दोनों ग्रैंड मास्टर्स है ना। तो ये दोनों भी उसमें थे। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द इंडियन विमेन्स टीम did not have Koneru Hampi, one of the strongest female players in chess history। पूरे चेस के इतिहास में सबसे बढ़िया प्लेयर्स में से एक कोनेरू हम्पी, ये इंडियन विमेन्स टीम का हिस्सा भी नहीं थी और फिर भी हमारी टीम ने गोल्ड जीता। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। यानी इतने बड़े प्लेयर होने के बाद और वो टीम में नहीं होने के बाद भी हम गोल्ड जीते, इससे हमारी बेंच स्ट्रेंथ पता चलती है। Having stressed that India's depth in women's game is nowhere near that of the men's, while there are several promising male players outside the Olympiad teams, such as Nihal Sarin and Ronak Sadhwani, it is not quite so in Indian women's chess, है ना। अभी यहाँ पे एक मुद्दा ऑथर उठा रहे हैं। कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? यहाँ पे कह रहे कि ठीक है, कोनेरू हम्पी नहीं थी तो बाकी चार लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, पर इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मेंस की टीम में बहुत ज़्यादा है। यानी ओलंपियाड टीम में नहीं होने के बावजूद भी निहाल सरीन हो गए, रौनक साधवानी हो गए, ये टॉप के प्लेयर्स है। भले ये चेस ओलंपियाड में नहीं थे पर ये टॉप के प्लेयर्स ऑलरेडी है। वैसी बेंच स्ट्रेंथ अभी विमेंस चेस में नहीं है, तो विमेंस चेस में कुछ किया जा सकता है शायद, अब ये बताएंगे। इंडिया चेस एडमिनिस्ट्रेशन
should try to use the great success of its women at Budapest to promote the game more aggressively among girls। और इसीलिए ये सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना चाहिए, जो चेस की बॉडी है इंडिया में, उसने क्या करना चाहिए, ये जो फीमेल प्लेयर्स यहाँ से गोल्ड जीत के आई है इनका यूज करके चेस को और लड़कियों में प्रमोट करना चाहिए, सो दैट गर्ल्स शुड टेक अप चेस एज अ स्पोर्ट, एज अ करियर ऑल्सो। द विमेन्स बेंच नीड्स टू गेट स्ट्रॉन्गर। बेंच स्ट्रेंथ मेंस में तो बहुत अच्छी है, लेकिन विमेन्स की भी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो हैव टू ऑर्गेनाइज एलीट टूर्नामेंट्स इन इंडिया। ये और एक सजेशन दे रहे हैं अभी ऑथर, क्या कि एलीट टूर्नामेंट इंडिया में हो। एलीट यानी टॉप प्लेयर्स की टूर्नामेंट ही नहीं होती इंडिया में, तो ये इंडिया में ऐसे टॉप प्लेयर्स की टूर्नामेंट होनी चाहिए। द बिग स्टार्स ऑफ इंडियन चेस हार्डली एवर प्ले इन द कंट्री फॉर देयर आर नो इवेंट्स गुड इनफ फॉर देम। देखो यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज है, हाँ, फॉर देयर का मतलब बिकॉज। देखो द बिग स्टार्स ऑफ इंडियन चेस, हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इंडियन चेस के, ये जो अभी हमने नाम लिए, ये भारत में खेलते ही नहीं कभी, इनको बाहर जाना पड़ता है हमेशा बड़ी टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए, क्योंकि भारत में ऐसी बड़ी चेस की टूर्नामेंट से नहीं होती। विश्वनाथन आनंद, एक ही तो नाम पता था हमको अभी इससे पहले चेस में, है ना, विश्वनाथन आनंद, द मैन हु सिंगल हैंडेडली रिवोल्यूशनलाइज्ड चेस इन इंडिया, never had an opportunity to play in a tournament other than a world championship or a world cup at home after he became one of the superstars of the world chess। विश्वनाथन आनंद इंडियन चेस का अब तक का सबसे बड़ा नाम, और जिन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया में चेस को पॉपुलर किया। ये जो अभी की नई जनरेशन सारी आ रही है, इनके गुरु है ना, ये जनरेशन भी उन्होंने तैयार की और चेस को पॉपुलर भी इंडिया में विश्वनाथन आनंद ने ही किया है। तो इनको भी इंडिया में कोई टॉप की टूर्नामेंट से नहीं होती थी कि इनसे कोई कम्पीट कर सके, तो इनको हमेशा बाहर जाना पड़ता था। ये इंडिया में तभी खेलते थे जब इंडिया में कोई वर्ल्ड कप हो रहा है या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो उनको इंडिया में खेलने को मिलता था, नहीं तो भारत से बाहर जाना पड़ता था। ठीक, चलो लास्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है, जल्दी से पढ़ लो इसको। डन, पढ़ लिया, छोटा सा पार्ट है, 4 लाइन तो है। हाँ, क्या है अभी इसमें, देर इज द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इन कोलकाता। एक टूर्नामेंट है इंडिया में जो बहुत फेमस है, कौन सी, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट, वो कोलकाता में होती है। बट इट्स फॉर्मेट इज रैपिड एंड ब्लिट्स। ये रैपिड और ब्लिट्स ये फॉर्मेट है चेस के, जैसे क्रिकेट में नहीं T20 है, ODI है, टेस्ट मैचेस है, वैसे चेस के फॉर्मेट्स 3 है। कौन से, रैपिड फॉर्मेट होता है, एक ब्लिट्स होता है और एक क्लासिकल होता है, क्लासिक फॉर्मेट, है ना। तो हमारे यहाँ जो टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप होती है उसमें 2 ही फॉर्मेट खेले जाते हैं, रैपिड और ब्लिट्स, एंड नॉट द क्लासिकल वेराइटी ऑफ द ओलंपियाड। अब ओलंपियाड में जो सारी मैचेस हुई वो क्लासिकल वेराइटी की थी, ठीक है। प्लेयर्स लाइक अर्जुन एरिगियासी, जो हमने अभी देखा नाम, दिव्या देशमुख, हैव शोन इन द ईस्टर्न मेट्रोपोलिस। ईस्टर्न मेट्रोपोलिस मतलब ईस्टर्न साइड में जो मेट्रो सिटी है हमारी, कौन सी है, कोलकाता। हाँ, तो ये कोलकाता में इन दोनों ने हिस्सा लिया था, अर्जुन एरिगियासी और दिव्या देशमुख ने। तो इससे क्या पता चला, हैव शोन इन द ईस्टर्न मेट्रोपोलिस हाउ मच टॉप क्वालिटी इवेंट लाइक दैट हेल्प्स इंडियन प्लेयर्स। ये दोनों प्लेयर्स वहां से जीत के आए थे, तो इनको कितनी उससे हेल्प होती है ये उन्होंने बता दिया। तो एक इंडिया में बहुत तगड़ा चेस का कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, एक नहीं बहुत सारे कॉम्पिटिशन होना ऐसे जरूरी है। इंडियन चेस श्योरली कुड सोअर हायर विथ मोर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दी कॉर्पोरेट्स। और हमारा चेस में हमारे पास भविष्य बहुत अच्छा है और वो और उज्जवल हो सकता है अगर उसे सरकार और कॉर्पोरेट्स
दोनों उसका सपोर्ट करें। ठीक, तो एकदम बढ़िया सा सिंपल सा एडिटोरियल था आज का ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा वो रोज की पॉलिटिक्स और वो क्या है चीटाकशी और इससे थोड़ा सा बाहर निकल के बढ़िया गुड न्यूज़ वाला अच्छा आर्टिकल था आज। ठीक, चलो तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। अभी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियाज डबल गोल्ड। व्हाट इज या आर हो सकता है, यहाँ पे इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इज या आर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज या आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियाज डबल गोल्ड एट बुडापेस्ट। डबल गोल्ड के क्या स्ट्राइकिंग फीचर्स है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विन द इंडिविजुअल गोल्ड। ये जो नाम यहाँ दिए हैं इनमें से किसने इंडिविजुअल गोल्ड नहीं जीता। और फिर एक वर्ड दिया है आपको ट्रायम्फ, वो ट्रायम्फ का आपको नियरली सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन है 2 लास्ट के आपके लिए, वो है विच फॉर्मेट ऑफ चेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इन कोलकाता। तो टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ सजेशन गिवन बाय द ऑथर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ चेस इन इंडिया। तो ऑथर ने कुछ सजेशन दिए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सजेशन नहीं दिया गया है ऑथर द्वारा, वो आपको बताना है। ठीक, और लास्ट में एक पैराजंबल आपके लिए है बढ़िया सा, तो ये पैराजंबल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसके आंसर्स मैं आपको कल तक, सारे पैराजंबल के आंसर्स आपको कल तक दे दूंगा जो भी आपने अभी तक दिए हैं। ठीक, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज यहीं रुकेंगे, छोटा सा सेशन था आज। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, थैंक यू वेरी मच।